जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप लोगों का हमारे YouTube चैनल GKGS अजय सर MP में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं पुनः बहुत बहुत स्वागत करता हूं मध्य प्रदेश की इस महत्वपूर्ण क्लास पर, जहां आज अपन चर्चा पर होंगे मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण टॉपिक नदियों पर। तो दोस्तों, आज अपन विशेष रूप से मध्य प्रदेश की बड़ी नदी अर्थात नर्मदा पर चर्चाएं करने वाले हैं। तो बने रहिएगा आप हमारे साथ, क्योंकि आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक नर्मदा नदी। तो कहना है दोस्तों, यदि भागीरथ जैसों की भक्तियां न होती, भागीरथ श्री राम के पूर्वज है, यदि भागीरथ जैसों की भक्तियां न होती तो इस पृथ्वी पर बहती हुई नदियां न होती, और खुदा जानता है हम आप यूं ही जीते आदि मानव की तरह है और हंसती खेलती कोई बस्तियां न होती। तो बने रहिएगा, आज हमारे समाज से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, और टॉपिक होगा अपना नदियों पर। तो किस प्रकार से नर्मदा नदी पर क्वेश्चन बन सकते हैं, तो बात करेंगे अपन नर्मदा नदी के विशेष महत्वपूर्ण प्रश्नों पर कि किस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो चलेंगे दोस्तों, और पहला क्वेश्चन यहीं से क्वेश्चन बनना चालू होता है कि यदि कल क्वेश्चन आता है कि नर्मदा नदी की लंबाई, किसका जिक्र करेंगे, लंबाई का, कि यदि नर्मदा नदी की लंबाई का जिक्र करते हैं तो दोस्तों याद रखिएगा, नर्मदा नदी की कुल लंबाई होगी 13-12 किलोमीटर। कितनी होगी? 13-12 किलोमीटर। यदि कल प्रश्न आता है कि नर्मदा नदी की कुल लंबाई क्या होगी, तो 1312 किलोमीटर। क्लियर है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, नर्मदा नदी की लंबाई 13-12 किलोमीटर। इसके पश्चात पर बात करेंगे उद्गम। किसकी बात करेंगे? उद्गम। कि नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है। पहले हमने लंबाई की बात की, फिर इसके बाद उद्गम की चर्चा करेंगे। तो याद रखिएगा दोस्तों, नर्मदा नदी का उद्गम होता है अनूपपुर जिला के अमरकंटक से। क्लियर दोस्तों। यदि कल प्रश्न आता है कि नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से है, तो दोस्तों याद रखिएगा, नर्मदा नदी का जो उद्गम है वह अनूपपुर जिला के अमरकंटक। अनूपपुर हमारे मध्य प्रदेश का एक जिला है जो 2003 में शहडोल से अलग करके जिला बनाया गया था। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा समापन, यानी कहाँ मिलती है नर्मदा नदी, कहाँ पर समाप्त होती है। तो समापन ये कहाँ समाप्त होगी? ये समाप्त होगी खंभात की खाड़ी, अरब सागर। खंभात की खाड़ी, अरब सागर कहाँ पर? गुजरात। कहाँ पर? गुजरात में। क्लियर है दोस्तों। यानी खंभात की खाड़ी अरब सागर में, गुजरात में समाप्त होती है आपकी अपनी नर्मदा नदी। क्लियर है। तो अभी हमने लंबाई की बात की, तो लंबाई कितनी है, यानी 13-12 किलोमीटर। इसके बाद अब नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से है, तो याद रखना है दोस्तों, अनूपपुर जिला के अमरकंटक से इसका उद्गम माना जाता है। समापन की बात करते हैं, यानी कहाँ समाप्त होती है, कहाँ गिरती है, कहाँ मिलती है। तो याद रखिएगा, खंभात की खाड़ी, अरब सागर, और ये कहाँ पर है? गुजरात। यानी भारत का जो पश्चिमी राज्य है गुजरात, वहां पर समाप्त होगी अपनी नर्मदा नदी। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में बहती है। क्लियर दोस्तों। बहुत बढ़िया। अपन को ये बताना है के माध्यम से कि जो नर्मदा नदी है जिसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है, ये मध्य प्रदेश में कितनी बहती, कितने किलोमीटर बहती है। तो दोस्तों याद रखिएगा, नर्मदा नदी हमारे मध्य प्रदेश में बहती है 1077 किलोमीटर। कितनी बहती है दोस्तों? 1077 किलोमीटर।
फिर क्वेश्चन बनता है गुजरात में बहती है, यानी गुजरात में कितने किलोमीटर बहती है दोस्तों, ये बताना है फैक्ट के माध्यम से कि जो नर्मदा नदी है वो मध्य प्रदेश में कितनी बहती है। तो हमने बात की है कि 1070 किलोमीटर, और ये गुजरात में कितनी बहती है, तो दोस्तों याद रखिएगा 161 किलोमीटर। कितनी बहती है, 161 किलोमीटर, यानी 161, यानी 161 किलोमीटर। अगला एक क्वेश्चन बनता है कि महाराष्ट्र में बहती है, महाराष्ट्र में कितनी बहती है, तो ये महाराष्ट्र में बहती है आपकी 74 किलोमीटर। तो 74 किलोमीटर, तो आप काउंट करें दोस्तों, यानी 1070 और 161 और 74, यानी 74। क्लियर। तो आप देखेंगे दोस्तों, यानी 7 और 1 8 और 8 4 12, 12 के लिए कितना 2। इसके बाद देखेंगे 7 6 13 और 13 7 कितना होता है 20, और एक हंसा लगाया तो 21, यानी 1, और 1 और 2 कितना हुआ 3 और 13। तो देख लीजिए दोस्तों, हमने बात की थी कि 1312 किलोमीटर। अब देखिएगा दोस्तों, किसी मतलब पेपर में या मान लीजिए किसी किताब में अपन ने अलग अलग पुस्तकों पे अलग अलग लंबाई का जिक्र करते हैं। कहीं कहीं मिलता है कि जो नर्मदा नदी है वह बहती है अपने गुजरात राज्य में कितनी 149 किलोमीटर। कितनी बहती है 149 किलोमीटर, और हर किताब में 1077 ये मिलता ही है। और इसके बाद देखते हैं कि महाराष्ट्र में किसी बुक में मिलता है कि ये बहती है 86 किलोमीटर। तो एक प्रकार से इनका जोड़ा अपन क्लियर करेंगे दोस्तों। हमने क्या बताया कि गुजरात में बहती 149 किलोमीटर, महाराष्ट्र में बहती 86 किलोमीटर, और मध्य प्रदेश में बहती है 1077 किलोमीटर। तो एक बार यहाँ काउंट करेंगे, 9 6 15 और 15 7 22, और 22 के लिए कितना हुआ 2। अब 7 4 11 और 11 8 कितना हुआ 19, और 19 और 2 21, 21 के लिए 1 और सिलाई 2। अब देखेंगे 1 और 2 कितना हुआ 3, और यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 1 का 1, यानी ये भी 13 12। तो अब कंफ्यूजन वाला प्रश्न ये है कि हम किसको याद करें, क्या महाराष्ट्र में 86 किलोमीटर बहती है या महाराष्ट्र में 74 किलोमीटर बहती है। तो दोस्तों इसको याद करने की जरूरत है नहीं, ना आप इसको याद करें ना ही अपन इसको याद करें। केवल कितना याद कर लें कि यह हमारे मध्य प्रदेश में कितनी बहती है, क्योंकि यह मध्य प्रदेश की नदी है। और अधिकांशतः एग्जाम में यही पूछा जाता है कि नर्मदा नदी जिसकी कुल लंबाई है 1312 किलोमीटर, उसका बहाव यानी वह हमारे मध्य प्रदेश में कुल कितने किलोमीटर बहती है, तो 1077 किलोमीटर। याद रखिएगा कितनी बहती है 1077 किलोमीटर। अगर किताबों का जिक्र करते हैं कि किताबों में कितना मिलता है, तो दोस्तों गुजरात में 149 मिलता है और महाराष्ट्र में 86 मिलता है। अगर नेट का जिक्र करते हैं तो याद रखिएगा 161 यानी गुजरात में बहती है, और 74 किलोमीटर कहाँ बहती है, अपना महाराष्ट्र राज्य में बहती है। तो ये थोड़ा कहीं ना कहीं कंफ्यूजन वाला प्रश्न है, बट अपन को कभी याद नहीं करना। अगर आता भी है तो क्योंकि नेट का जमाना है तो यही आंसर अपन का राइट होगा। कौन सा राइट होगा, यानी मध्य प्रदेश में 1077 और गुजरात में 161 और महाराष्ट्र में 74 यानी 1312 किलोमीटर। तो क्लियर है। अगला, नर्मदा का अप्रवाह तंत्र मध्य प्रदेश में, अप्रवाह तंत्र मध्य प्रदेश में कितना होगा दोस्तों अप्रवाह तंत्र मध्य प्रदेश में, तो अप्रवाह तंत्र होगा मध्य प्रदेश में
93,180 वर्ग किलोमीटर, यानी नर्मदा नदी का अप्रवाह तंत्र। अप्रवाह तंत्र का मतलब लंबाई प्लस चौड़ाई, जो बहाव की स्थिति है वह होगी 93,180 वर्ग किलोमीटर। तो क्लियर हुआ दोस्तों कि यदि प्रश्न आता है कि नर्मदा नदी जिसकी लंबाई 13-12 किलोमीटर है, यह हमारे मध्य प्रदेश में कितनी बहती है, तो 1070 किलोमीटर। अपने गुजरात में कितनी बहती है, तो 161 किलोमीटर। और अपने महाराष्ट्र में कितनी बहती है, तो 74 किलोमीटर। और इसका अप्रवाह तंत्र यानी नर्मदा का अप्रवाह तंत्र कुल कितना है, तो 93,180 वर्ग किलोमीटर। अगला, नर्मदा राज्यों में बहती है, यानी इस प्रश्न का मतलब ये है, फैक्ट का मतलब कि नर्मदा भारत के 28 राज्यों में से कितने राज्य हैं जहां से नर्मदा नदी होकर गुजरती है, अर्थात नर्मदा नदी बहती है। तो इसका राइट आंसर होगा 3, यानी 3 राज्यों से बहती है। और वो 3 राज्य कौन है, तो एक तो हो जाएगा अपना मध्य प्रदेश। सेकंड नंबर पे आते हैं अपन, यानी कहां पर, गुजरात में। और थर्ड नंबर कहां बहती है, महाराष्ट्र में। अर्थात कल प्रश्न आता है कि नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अलावा कौन से राज्यों में बहती है, तो दोस्तों महाराष्ट्र और गुजरात और मध्य प्रदेश, यानी 3 राज्य हैं जहां से नर्मदा नदी होकर बहती है। क्लियर है दोस्तों, कहां से, 3 राज्यों से, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। यानी कितने राज्यों से बहती है, 3 राज्यों से, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। यानी भारत के 28 राज्यों में 3 राज्य ऐसे हैं जहां से नर्मदा नदी होकर बहती है। क्लियर। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, दिशा यानी दिशा बहाव का। क्लियर दोस्तों, यानी कल प्रश्न आएगा आपका कि नर्मदा नदी कहां से कहां की ओर बहती है, तो आगे अपन डायग्राम के माध्यम से क्लियर करेंगे। तो याद रखना है दोस्तों, यह बहती है पूरब से पश्चिम की ओर। क्लियर दोस्तों, कहां से कहां की ओर बहती है, पूर्व से पश्चिम की ओर। यदि कल प्रश्न आता है कि नर्मदा नदी की दिशा यानी बहाव दिशा है, ये किस दिशा से किस दिशा की ओर बहती है, तो दोस्तों याद रखिएगा यह पूरब से पश्चिम की ओर। कहां से कहां की ओर, पूरब से पश्चिम की ओर बहती है अपनी नर्मदा नदी। अगला एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे, उपनाम यानी नर्मदा नदी के उपनाम क्या होंगे, या नर्मदा नदी को अपन कह सकते हैं और किस किस नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, नर्मदा नदी को कहा जाता है मैकल सुता। क्या कहा जाता है, मैकल सुता। मैकल मीन्स एक पर्वत का नाम, सुता मीन्स होता है बेटी, डाटा। क्लियर। तो पर्वत की पुत्री, और इसी को क्या कहा जाता है वेद पुराणों में, याद रखिएगा दोस्तों, नर्मदा को रेवा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रेवा कहा जाता है। और क्या कहा जाता है नर्मदा को, याद रखिएगा पसीने की नदी। क्या कहते हैं दोस्तों, पसीने की नदी। यानी पसीने की नदी किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा अपनी नर्मदा नदी को ही कहा जाता है। और क्या कहा जाता है, तो नर्मदा को कहा जाता है नामादोष। क्या कहा जाता है दोस्तों, नामादोष। और ये किसने कहा है, तो महान भूगोलवेत्ता होंगे और जिनका नाम होगा टॉलमी महोदय। क्या नाम होगा, टॉलमी महोदय। इन्होंने नर्मदा नदी को नामादोष कहकर संबोधित किया है। तो क्लियर हुआ दोस्तों कि नर्मदा नदी को किस किस नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों याद रखना है, इसे मैकल सुता के नाम से भी जाना जाता है, इसे रेवा के नाम से भी जाना जाता है, इसे पसीने की नदी भी कहा जाता है, और इसे नामादोष कहकर भी
बुलाया जाता है। अर्थात अगर उपनामों का जिक्र करते हैं कि नर्मदा के अपने उपनाम क्या होंगे, तो मैकलसुता, रेवा, पसीने की नदी और नामादोस। क्लियर। अगला नर्मदा। नर्मदा मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी चौड़ी पवित्र पुरानी एवं प्रसिद्ध नदी है। क्लियर दोस्तों। हमने क्या बात की है कि जो अपनी नर्मदा नदी है दोस्तों, वह मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है, वह मध्य प्रदेश की सबसे चौड़ी नदी है, वह मध्य प्रदेश की सबसे पवित्र नदी है और यह सबसे पुरानी नदी भी है। याद रखिएगा दोस्तों, यह मध्य प्रदेश की सबसे पुरानी नदी है एवं प्रसिद्ध नदी के रूप में जानी जाती है। प्रसिद्ध नदी के रूप में जानी जाती है। अगला महत्वपूर्ण तथ्य, नर्मदा भारत की पांचवी बड़ी नदी कहलाती है। क्लियर दोस्तों। याद रखिएगा, जो नर्मदा नदी है वह मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है और यही नदी भारत देश की पांचवी बड़ी नदी कहलाती है। कौन सी नदी कहलाती है? पांचवी बड़ी नदी कहलाती है। तो हम क्या बात कर रहे थे कि भारत की पांचवी बड़ी नदी कौन सी है? तो दोस्तों याद रखिएगा, हमारे भारत की पांचवी बड़ी नदी है वो है अपनी नर्मदा नदी, जिसकी लंबाई 1312 किलोमीटर। और याद रखिएगा, यह मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी और भारत देश की पांचवी बड़ी नदी के रूप में जानी जाती है। कौन? अपनी नर्मदा नदी। क्लियर है। अगला, नर्मदा को मध्य प्रदेश के साथ साथ गुजरात राज्य की जीवन रेखा कहते हैं। क्लियर दोस्तों। हमने क्या बात की है कि जो अपनी नर्मदा नदी है उसे मध्य प्रदेश के साथ साथ गुजरात राज्य की जीवन रेखा कहा जाता है। क्लियर हुआ दोस्तों। जिस प्रकार से नर्मदा नदी को मैकलसुता कहते हैं, रेवा कहते हैं, पसीने की नदी कहते हैं, नामादोस कहते हैं, उसी प्रकार से इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा के साथ साथ गुजरात की भी जीवन रेखा के रूप में जाना जाता है। किसे? अपनी नर्मदा नदी को। किसे? अपनी नर्मदा नदी को। क्लियर। अगला महत्वपूर्ण तथ्य है, नर्मदा नदी पर पहला विद्युत तापग्रह चुटका, पहला विद्युत तापग्रह चुटका मंडला में स्थापित किया गया है।
क्लियर दोस्तों, हम क्या बात करने वाले हैं देखिएगा। नर्मदा नदी पर पहला, नर्मदा नदी पर पहला, मध्य प्रदेश की पहले की बात नहीं कर रहे हैं अपन, किसकी बात कर रहे हैं पहले प्रश्न को समझ लें दोस्तों। हमने बात की है कि नर्मदा नदी पर, नर्मदा नदी पर पहला विद्युत तापग्रह, पहला विद्युत तापग्रह जिसका नाम हुआ चुटका, और वह अपने मंडला में स्थापित किया गया है। अर्थात नर्मदा नदी का पहला विद्युत तापग्रह जिसका नाम हुआ चुटका, और वह दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश के मंडला जिले में, कहाँ पर, मंडला जिले में स्थापित किया गया है। क्लियर। अगला महत्वपूर्ण तथ्य दोस्तों, हम अगले महत्वपूर्ण तथ्य पर चर्चा करें, ले गए आप इसका स्क्रीनशॉट, क्योंकि हम बात करने वाले हैं नर्मदा नदी के विशेष महत्वपूर्ण तथ्यों पर। तो ले गए आप इसका स्क्रीनशॉट इसका दोस्तों, और बढ़िया चलेंगे दोस्तों नर्मदा नदी के आगे के विशेष महत्वपूर्ण प्रश्न। चलेंगे दोस्तों विशेष आगे के महत्वपूर्ण तथ्य। हमने अभी बात की पिछले फैक्ट पे कि नर्मदा नदी पर पहला विद्युत तापग्रह जिसका नाम हुआ चुटका, वह मध्य प्रदेश के मंडला में, कहाँ पर, अपने मध्य प्रदेश के मंडला में स्थापित किया गया है। कहाँ पर स्थापित किया गया है, मध्य प्रदेश के मंडला में। क्लियर। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, नर्मदा गुजरात के भंडौच में ऐश्वरी का निर्माण करती है, और यह ऐश्वरी बनाने वाली भारत की सबसे बड़ी नदी है। बहुत बढ़िया। पहले इस प्रश्न को समझेंगे दोस्तों। पहले हम क्या बात करने वाले हैं कि नर्मदा नदी गुजरात की, यानी 3 राज्यों में बहती है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। तो गुजरात के भंडौच में, यानी गुजरात में एक जगह है जिसका नाम है भंडौच। गुजरात के भंडौच में ऐश्वरी का, अब ये ऐश्वरी क्या होता है मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ डायग्राम के माध्यम से। हम क्या बात कर रहे हैं कि नर्मदा गुजरात के भंडौच में ऐश्वरी का निर्माण करती है, और यह ऐश्वरी बनाने वाली हमारे भारत की सबसे बड़ी नदी है। अर्थात याद रखिएगा दोस्तों, हम क्या बात कर रहे हैं कि जो हमारे मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है, जो भारत देश की 5वीं बड़ी नदी है नर्मदा, यह भारत के गुजरात स्थित भंडौच में
एस्चुरी का निर्माण करती है। और एस्चुरी बनाने वाली यह मध्य प्रदेश के साथ साथ भारत देश की सबसे बड़ी नदी है। अर्थात 1312 किलोमीटर की लंबाई जो रखती है नर्मदा नदी, यह पहली बड़ी नदी है भारत देश की जो एस्चुरी का क्या करती है, निर्माण करती है। और एस्चुरी कौन कौन सी नदियां बनाती हैं? जैसे आपकी नर्मदा नदी बनाती है और ताप्ती बनाती है। तो ताप्ती की लंबाई तो 724 किलोमीटर है दोस्तों, और इसकी लंबाई कितनी है? 1312 किलोमीटर। तो यह एस्चुरी बनाने वाली सबसे बड़ी नदी हुई ना दोस्तों। तो एस्चुरी बनाने वाली है भारत की सबसे बड़ी नदी कहलाती है। अब क्वेश्चन बनता है कि ये एस्चुरी होता क्या है, तो हम क्लियर कर दें पहले डायग्राम के माध्यम से। मान लीजिए यह दोस्तों अपनी नर्मदा नदी है। कौन सी नदी है? नर्मदा नदी है। क्लियर है? और ये मान लीजिए हमने थोड़ा सा डायग्राम बनाया और इस तरीके से ये, और यहाँ पर ये, समझ रहे हैं ना दोस्तों, यहाँ पर लेते हैं और इस तरीके से ये। क्लियर दोस्तों? अब यहाँ पर देखना, क्लियर दोस्तों, ये हमने डायग्राम बनाया थोड़ा सा। अब देखना एस्चुरी होता क्या है। मान लीजिए ये अपनी नर्मदा नदी, ये सागर है। ये क्या है दोस्तों? ये अपना सागर, यानी जल के दो बड़े स्रोत होते हैं जैसे सागर महासागर, तो ये सागर है। तो है क्या, देखिए, जब कोई नदी अपने प्रवाह मार्ग से बहते हुए, ये बहते हुए चली आ रही, जब कोई नदी अपने प्रवाह मार्ग से बहते हुए जल के किसी बड़े स्रोत अर्थात सागर या महासागर से मिलती है, तो दोस्तों अपने मुहाना, मुहाना बोले तो बैंक, बोले तो तट, बोले तो किनारा, तो अपने मुहाने पर लटकती हुई घाटियों का, कैसी घाटियों का? लटकती हुई घाटियों का निर्माण करती है। और वह कंडीशन क्या कहलाने लगती दोस्तों? वह कंडीशन कहलाने लगती है आपकी अपनी एस्चुरी। आपने दोस्तों नदियां देखी होंगी, तो नदियों के किनारे आपने कुछ इस भांति देखे होंगे, सांप की फन की भांति। क्यों? क्योंकि जब कोई नदी तीव्र गति से बहेगी तो याद रखिएगा उसके द्वारा जो नदी के किनारे होते, तट होते, जिसे अपन मुहाना कहते हैं, तो उनका क्या करती? क्षरण, अपरदन करती, मिट्टी का कटाव करती है। परिणाम स्वरूप उसके किनारे सर्प की भांति कुछ खड़े हुए होते हैं, यानी इस प्रकार के बने रहते हैं। उसी प्रकार से हम यहाँ पर क्या बात करने जा रहे थे कि मान लीजिए इस नर्मदा नदी की अपनी स्पीड की एक धारा होगी, और इस भरे हुए पानी, याद रखिएगा ये जो पानी भरा हुआ है सागर में, इस पानी का अपना क्या होता है? एक दाब होता है। अब कई लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि सर पानी में तो दाब होता ही नहीं, और कई लोगों के चलता भी होगा कि अगर पानी में दाब होता तो कैसे पता चलेगा दाब कैसे होता है। तो दोस्तों मैं एक आसान सा तरीका बताता हूँ। आप कभी भरे हुए तालाब पर या नदी पर या किसी बावड़ी पर आप कपड़े उतार कर पेट के बल ऊंचाई से जंप लीजिएगा। किसके बल? पेट के बल। तो आपको पता आभास हो जाएगा कि पानी का अपना एक दाब होता है। तो दोस्तों मैं हम क्या बात कर रहे थे कि मान लीजिए कोई नदी की अपनी स्पीड है, जैसे ये नर्मदा नदी है, इस पानी की अपनी एक गति होगी और इस भरे हुए पानी का अपना दाब होगा। तो क्या होगा कि यह पानी आगे की ओर आना चाहेगा, लेकिन यह दाब के कारण पानी पीछे की ओर धकेलेगा। परिणाम स्वरूप जिस मुहाने पर वह नदी मिलना चाहती है उसके किनारे क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे, और वो सर्प की भांति लटकती हुई घाटियों का, किसकी? लटकती हुई घाटियों का निर्माण करेगी। और वह कंडीशन क्या कहलाने लगेगी? वह कंडीशन कहलाने लगेगी आपकी अपनी एस्चुरी। क्या कहलाने लगेगी? लटकती हुई घाटियां। ये जो घाटियां हैं, ये लटकती हुई घाटियां हैं, जो लटकती हुई घाटियां, लटकती हुई घाटियां, ये क्या कहलाने लगेगी दोस्तों? यही कंडीशन कहलाने लगती है एस्चुरी। तो अपनी जो नर्मदा नदी है यह भारत के गुजरात में, याद रखिएगा एक जगह है भंडौल, वहां पर एस्चुरी बनाती है। और एस्चुरी बनाने वाली यह मध्य प्रदेश के साथ साथ हमारे भारत देश की सबसे बड़ी नदी के रूप में जानी जाती है। किसके रूप में? बड़ी नदी के रूप में। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको क्लास बेहतर समझ में आ रही होगी और एस्चुरी भी क्लियर हो गया होगा। हम बात करेंगे नर्मदा के आगे के विशेष महत्वपूर्ण तथ्यों पर।
नर्मदा नर्मदा हमारे मध्य प्रदेश में लगभग 89% बहती है। क्लियर दोस्तों, ये कभी परसेंटेज में भी पूछ देते हैं कि जो नर्मदा नदी है वह मध्य प्रदेश में लगभग कितने परसेंट बहती है, तो 89%। अब क्योंकि दिमाग में आ गया, पहले इसको लिखना चाहिए था लेकिन दिमाग में जब आया, अभी अपन फैक्ट मतलब सिलेबस खत्म तो किया नहीं, तो लगभग 89%, 89% जो नर्मदा नदी है वह कहाँ बहती है, अपने मध्य प्रदेश में। कहाँ बहती है, अपने मध्य प्रदेश में बहती है। क्लियर। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, नर्मदा कर्क रेखा के समांतर बहती है और नर्मदा के समांतर ताप्ती नदी बहती है। क्लियर। बहुत बड़ा प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न। हमने क्या बात की है कि नर्मदा कर्क रेखा के समांतर बहती है। याद रखिएगा दोस्तों, कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा। अपन बता रहे हैं डायग्राम के माध्यम से क्या होती है कर्क रेखा, कितने राज्यों से गुजरती है कर्क रेखा, मध्य प्रदेश के कितने जिलों को स्पर्श करती है कर्क रेखा। पहले अपन बात करें कि कर्क रेखा, याद रखिएगा दोस्तों, नर्मदा कर्क रेखा के समांतर बहती है, यानी कर्क रेखा के समांतर बहती है और नर्मदा के समांतर ताप्ती नदी बहती है। और ताप्ती की लंबाई कितनी है, 724 किलोमीटर। कितनी है दोस्तों, 724 किलोमीटर। यानी ताप्ती नदी, जिसे सूर्यसुता, डाटा ऑफ सन, सूर्यसुता के नाम से जाना जाता है, उसकी लंबाई है 74 यानी 724 किलोमीटर। तो अब कर्क रेखा को समझ लेते हैं कि ये कर्क रेखा होती क्या है। तो दोस्तों उसके लिए अपन को एक छोटा सा ग्लोब का डायग्राम बनाना पड़ेगा। मान लीजिए ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पश्चिम है और ये पूर्व है। और याद रखिएगा दोस्तों, अपन ग्लोब में देखते हैं मुख्यतः 3 रेखाएं। यह रेखा जो बीचों बीच दर्शाई जाती है, यह रेखा, इस रेखा को अपन कहते हैं दोस्तों विषुवत रेखा। क्या कहते हैं, विषुवत रेखा। इसी को बोलते हैं भूमध्य रेखा और इसी को बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा। यानी वह रेखा जो हमारी पृथ्वी को 2 भागों में, उत्तरी गोलार्ध एंड दक्षिणी गोलार्ध, यानी ये उत्तरी गोलार्ध हो गया और ये दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध एंड दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करती है, उस रेखा को विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं। और विषुवत रेखा के जो 23.5 डिग्री उत्तर की ओर होती है, ये कितने डिग्री पर, 23.5 डिग्री, इस रेखा को अपन कहते हैं कर्क रेखा। और विषुवत रेखा के 23.5 डिग्री जो दक्षिणी गोलार्ध पर होती है, अर्थात दक्षिण की ओर होती है 23.5 डिग्री पर, उसे अपन कहते हैं मकर रेखा। क्या कहते हैं, मकर रेखा। तो हम बात क्या कह रहे थे कि कर्क रेखा के समांतर कौन सी नदी बहती है, तो दोस्तों कर्क रेखा के समांतर बहती है अपनी नर्मदा नदी। और नर्मदा नदी के समांतर मान लीजिए ये अपनी नर्मदा नदी, ये क्या है, ये दोस्तों ये अपनी नर्मदा नदी है। और नर्मदा नदी के समांतर कौन सी, आपकी ताप्ती नदी। और कर्क रेखा, ये मान लीजिए आपकी अपनी कर्क रेखा है और कर्क रेखा के समांतर कौन सी बहती है, तो आपकी नर्मदा नदी। और नर्मदा नदी के समांतर कौन सी बहती है, तो आपकी अपनी ताप्ती नदी। कौन सी, ताप्ती नदी। तो क्लियर होगा दोस्तों कि नर्मदा किसके समांतर बहती है, कर्क रेखा के। और नर्मदा के समांतर कौन सी नदी बहती है, तो दोस्तों नर्मदा के समांतर बहती है अपनी ताप्ती नदी।
एक क्वेश्चन और यहाँ से बना करता है कि कर्क रेखा को मध्य प्रदेश या भारत या विश्व की ऐसी कौन सी नदी है जो 2 बार काटती है? तो याद रखिएगा दोस्तों, उस नदी का नाम होगा माही नदी। जैसे विषुवत रेखा को अफ्रीका की कांगो नदी काटती है, जैसे मकर रेखा को अफ्रीका की लिम्पोपो नदी 2 बार काटती है। तो क्लियर, कर्क रेखा के समांतर कौन सी नदी बहती है? नर्मदा। और नर्मदा के समांतर कौन सी नदी बहती है? तो दोस्तों याद रखना है, वो बहती है अपनी ताप्ती नदी। कौन सी नदी बहती है? ताप्ती नदी। क्लियर है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, नर्मदा के किनारे मध्य प्रदेश के 16 जिले, याद रखिएगा दोस्तों, मध्य प्रदेश के 16 जिले, नर्मदा के किनारे मध्य प्रदेश के 16 जिले हैं, 16 जिले हैं जो प्रमुख निम्न है। क्लियर। कल प्रश्न आता है कि नर्मदा के किनारे, याद रखिएगा दोस्तों, नर्मदा के किनारे मध्य प्रदेश के प्रमुख कितने हैं? याद रखिएगा, कितने जिले हैं? तो दोस्तों याद रखिएगा, नर्मदा के किनारे मध्य प्रदेश के कुल 16 जिले, कितने जिले हैं? 16 जिले हैं। और जो प्रमुख है, तो हम 16 जिलों के ऊपर के नाम बता रहे हैं। ये देखिएगा, तो 16 जिले आप एक गिनती से लिख लें, जैसे जबलपुर, नंबर 2 होशंगाबाद, नंबर 3 धार, नंबर 4 बड़वानी, नंबर 5 मंडला, नंबर 6 ढिंडोरी, नंबर 7 खंडवा, नंबर 8 खरगोन, नंबर 9 अनूपपुर, नंबर 10 नरसिंहपुर, नंबर 11 अलीराजपुर, नंबर 12 सिवनी, नंबर 13 हरदा, नंबर 14 जैसे नरसिंहपुर हो गया, याद रखिएगा, नरसिंहपुर हो गया, सिवनी हो गया, रायसेन। क्या होगा? रायसेन। लिखा तो नहीं ना? नहीं लिखा, यानी रायसेन, याद रखिएगा, रायसेन। और नंबर 15 और नंबर 16, यानी कितने जिला हो गए? देख सकते हैं दोस्तों, जबलपुर, होशंगाबाद, धार, बड़वानी, मंडला, ढिंडोरी, खंडवा, खरगोन, अनूपपुर, नरसिंहपुर, अलीराजपुर, सिवनी, हरदा। होशंगाबाद आ गया दोस्तों, आ गया, तो हरदा भी आ गया, और रायसेन। तो 1-2 जिले बचे। एक कौन बचा? आपका सीहोर बचा, और एक बचा आपका देवास, यानी 15वां कौन हो जाएगा? अपना सीहोर, और 16वां कौन हो जाएगा? आपका देवास। कौन हो जाएगा? देवास। क्लियर दोस्तों? तो आप देख सकते हैं कि यदि कल प्रश्न आता है कि नर्मदा नदी के किनारे, याद रखिएगा, नर्मदा नदी के किनारे मध्य प्रदेश के 52 जिलों में से कितने जिले हैं? तो याद रखिएगा, टोटल 16 जिले। कितने जिले हैं? 16 जिले। अब 16 जिले कौन है? जैसे जबलपुर, जैसे होशंगाबाद, जैसे धार, जैसे बड़वानी,
जैसे मंडला, जैसे डिंडोरी, जैसे खंडवा, जैसे खरगोन, जैसे अनूपपुर, जैसे नरसिंहपुर, जैसे अलीराजपुर, सिवनी, हरदा, रायसेन, सीहोर और देवास। अब छोटी छोटी किताबों में पढ़ते होंगे, बोले देवास तो काली सिंध नदी के किनारे है। अरे भाई साहब जी, अगर काली सिंध नदी के किनारे है तो क्या ये नर्मदा के किनारे नहीं हो सकता? मान लीजिए कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो अजीब और गरीब होते हैं। जैसे मान लीजिए मैं किसी का बेटा हूँ तो मैं भाई किसी का बाप भी तो हूँ, तो दो प्रश्न बन गए ना भाई। अब यही बात थोड़ी आप दिमाग में पकड़ के बैठ जाओ कि नहीं आप तो बेटा हो, तो क्या भाई मैं पापा नहीं बन सकता? क्या कि पापा हो नहीं सकता? आप बताएं आप किस तरीके से। तो देवास काली सिंध के किनारे भी है और किसके किनारे है? अपनी नर्मदा नदी के किनारे भी है अपना देवास। अगला, नर्मदा, नर्मदा के किनारे, नर्मदा के किनारे। इसके अलावा ये तो जिले थे, और कौन थे? जैसे आपने सुना होगा ओंकारेश्वर पवित्र स्थल, ओंकारेश्वर, ओंकारेश्वर, अमरकंटक, महेश्वर, बटवाह, पुनासा, यानी 16 जिले के साथ ये हैं आपके पवित्र स्थल, प्रसिद्ध स्थल। अब जैसे ओंकारेश्वर, आपको पता है दोस्तों ओंकारेश्वर अपने खंडवा में स्थित है और यह मध्य प्रदेश की 2 और भारत की 12, मध्य प्रदेश की 2 और भारत की 12 ज्योतिर्लिंगों में एक है। याद रखिएगा, ज्योतिर्लिंगों में एक है ओंकारेश्वर, यानी मध्य प्रदेश में 2 ज्योतिर्लिंग है, एक उज्जैन में आपके महाकालेश्वर और खंडवा में ओंकारेश्वर। जैसे अमरकंटक, ये अनूपपुर जिला में है। याद रखिएगा दोस्तों, ये अनूपपुर जिला में है और आपको पता है कि यहाँ प्रत्येक 6 वर्ष बाद जैन धर्म से संबंधित महाकुंभ मेले का आयोजन भी किया जाता है। तो गण पवित्र। जैसे आते हैं महेश्वर, याद रखिएगा दोस्तों ये खरगोन में है। याद रखिएगा कहाँ है? खरगोन में स्थित है महेश्वर और यह भी पवित्र स्थल और पर्यटक स्थल के रूप में जाना जाता है। जैसे गढ़वाल और पुनासा, याद रखिएगा ये भी पर्यटक स्थल के रूप में प्रसिद्ध है अपने मध्य प्रदेश में। तो ये किसके किनारे दोस्तों? ये है अपने नर्मदा नदी के किनारे। किसके किनारे है? नर्मदा नदी के किनारे। क्लियर? अगला, महत्वपूर्ण तथ्य, नर्मदा के किनारे समाधि। बहुत बढ़िया बढ़िया प्रश्न आ रहे हैं। देखिए नर्मदा नदी से संबंधित, यानी नर्मदा नदी के किनारे समाधि किसकी है? तो दोस्तों याद रखिएगा, रानी रानी दुर्गावती की, रानी दुर्गावती की जबलपुर के बरेला गांव में। क्लियर? जबलपुर के बरेला गांव में हमने क्या बात की? देखिए प्रश्न पहले समझे, नर्मदा के किनारे समाधि, यानी ऐसी कौन सी हस्ती हुई, ऐसे कौन से महान प्रसिद्ध हुए जिनकी समाधि नर्मदा के किनारे है? तो याद रखना दोस्तों, रानी दुर्गावती, रानी दुर्गावती की समाधि नर्मदा के किनारे है और वह कहाँ पर है? तो जबलपुर के बरेला गांव में। जबलपुर में कोई गांव पड़ता है जिसका नाम होगा बरेला और उसी बरेला गांव में नर्मदा नदी के किनारे रानी दुर्गावती की समाधि स्थापित की गई है। अगला, नर्मदा पर विसर्जित अस्थियां
बहुत बढ़िया। अस्थियां जानते हैं दोस्तों, कंकाल, हड्डियां, जिसे अपन लोग हिंदू धर्म में फूल बोला करते हैं। किसी की डेथ बॉडी के बाद जो 4-6 दिन बाद जाते हैं इलाहाबाद लेकर, वही अस्थियां। तो नर्मदा पर विसर्जित अस्थियां किसकी है भैया? तो याद रखना दोस्तों, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की अस्थियां विसर्जित की गई है। याद रखना है दोस्तों, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की। यदि कल प्रश्न आता है कि नर्मदा नदी पर किस महान समाज सुधारक की या किस नेता की अस्थियां विसर्जित की गई है, तो दोस्तों याद रखिएगा, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी की अस्थियां विसर्जित की गई है। कहां पर? जबलपुर, जबलपुर के जबलपुर के तिलवारी घाट में। बहुत बढ़िया प्रश्न। पहले प्रश्न यही कि नर्मदा नदी पर किस समाज सुधारक की, किस महान नेता की अस्थियां विसर्जित है, तो दोस्तों महात्मा गांधी, यानी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। महात्मा गांधी राष्ट्रपिता के नाम से प्रसिद्ध है। और दोस्तों याद रखिएगा, इन्हें राष्ट्रपिता की उपाधि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दी गई थी। और सुभाष चंद्र बोस को नेता की उपाधि जर्मनी के तानाशाही शासक हिटलर के द्वारा दी गई थी। और दोस्तों आपके गांधी जी को महात्मा के नाम से भी जाना जाता है, तो महात्मा की भी उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह 1917 के बाद प्रदान की थी। और दोस्तों बदले में गांधी जी ने रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की भी उपाधि प्रदान की थी। अब अपन आते हैं कि किसकी अस्थियां विसर्जित की गई थी, तो महात्मा गांधी की। और कहां पर विसर्जित की गई हैं, तो जबलपुर के तिलवारी घाट में, यानी मध्य प्रदेश का एक जिला जबलपुर है। और जबलपुर में नर्मदा नदी पर कोई घाट है जिसका नाम है तिलवारी घाट। और उसी घाट में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की अस्थियां विसर्जित की गई थी। क्या विसर्जित की गई थी? अस्थियां विसर्जित की गई थी। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, नर्मदा नदी पर भेड़ाघाट, नर्मदा नदी पर भेड़ाघाट सफेद संगमरमर के लिए, सफेद संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। क्लियर दोस्तों, हमने क्या बात की है कि नर्मदा नदी पर भेड़ा घाट है। याद रखिएगा, नर्मदा नदी पर भेड़ा घाट है। और वह भेड़ा घाट सफेद संगमरमर के लिए, याद रखिएगा, सफेद व्हाइट श्वेत, याद रखिएगा, श्वेत संगमरमर के लिए भेड़ा घाट अत्यधिक प्रसिद्ध है। जो नर्मदा नदी का एक घाट है भेड़ा घाट, जो जबलपुर में है, वह दोस्तों सफेद संगमरमर के लिए बहुत प्रसिद्ध है। और कलर्ड संगमरमर के लिए मध्य प्रदेश का ग्वालियर प्रसिद्ध है। अगर स्पेशली येलो संगमरमर की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश का शिवपुरी जिला प्रसिद्ध है। लेकिन व्हाइट संगमरमर के लिए जबलपुर में भेड़ा घाट नर्मदा नदी पर अत्यधिक प्रसिद्ध है। क्लियर। अगला, नर्मदा के भेड़ा घाट में नर्मदा के भेड़ा घाट में बंदर कूदनीय प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल है। बहुत बढ़िया आया हुआ है प्रश्न, बहुत ही इम्पोर्टेंट। याद रखिएगा दोस्तों, जबलपुर में नर्मदा नदी पर भेड़ा घाट है जो सफेद संगमरमर के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध है। यह अभी तक हमने जाना। अब भेड़ा घाट में, याद रखिएगा, भेड़ा घाट में ही बंदर कूदनीय प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल है। यानी जबलपुर में नर्मदा नदी पर जो भेड़ा घाट है, वहां पर
भेड़ाघाट में ही एक जगह है आपकी बंदर कूदनी दर्शनीय स्थल। कभी जाइएगा दोस्तों जबलपुर में, भेड़ाघाट जब पहुंचेंगे तो जो पाँव में मतलब नाव वगैरह होती, स्टीमर्स वगैरह जो जल में चलती हैं, तो दोस्तों उनके माध्यम से लगभग मैं गया था आज से करीब 8 साल पहले। तो दोस्तों 100 रुपीज, कितने 100 लेते थे और उस बंदर कूदनी स्थान पर लेकर जाते थे। वहाँ की क्वालिटी दोस्तों कि जैसा आप महसूस करोगे वैसा आपको प्रतीत होगा, वैसा आपको प्रतीत होगा। तो कभी क्वेश्चन आता है कि बंदर कूदनी प्रसिद्ध स्थल या दर्शनीय स्थल कहाँ पर है, तो जबलपुर के भेड़ाघाट में। और भेड़ाघाट कहाँ पर है, तो अपनी नर्मदा नदी पर। कहाँ पर है, तो दोस्तों अपनी नर्मदा नदी पर। क्लियर। अगला, नर्मदा की मुख्य सहायक नदी, मुख्य सहायक नदी याद रखिएगा, मुख्य सहायक नदी, तो उसका नाम होगा तवा नदी। क्या नाम होगा, तवा नदी। क्लियर, याद रखिएगा। यदि प्रश्न आए, पहले प्रश्न समझा करें दोस्तों, अपन लोग प्रश्न नहीं समझते, आपके दिमाग में तुरंत चल रहा होगा कि नर्मदा की तो 41 सहायक नदियां हैं। अरे भैया 41 सहायक नदियां नहीं, मैं तो कहता हूँ 50 है, लेकिन एक मुख्य तो होगी कि नहीं होगी। तो प्रश्न समझे कि नर्मदा की मुख्य सहायक नदी ये कौन सी नदी होगी, तो दोस्तों उस नदी का नाम होगा तवा नदी। क्या नाम होगा, तवा नदी। और ये कहाँ पर है, तो दोस्तों ये है होशंगाबाद। कहाँ पर, होशंगाबाद। होशंगाबाद में सुना होगा आपने पचमढ़ी। क्या नाम सुना होगा दोस्तों, पचमढ़ी। इसी नदी के किनारे है, इसी नदी के किनारे है। और दोस्तों तवा नदी पर ही, तवा नदी पर ही एक बांध बनाया गया है और उस बांध का नाम होगा तवा बांध, और जिसकी लंबाई होगी 13-22 मीटर। क्लियर, 13-22 मीटर। और दोस्तों जिसका उद्गम, तवा नदी का उद्गम महादेव पर्वत से ही माना जाता है। और इसी के किनारे पचमढ़ी भी स्थित है, जिसे पर्यटकों का स्वर्ग कहते हैं, ग्रीष्म राजधानी कहते हैं, हिल स्टेशन कहते हैं, मध्य प्रदेश का प्रथम बायो रिजर्व कहते हैं, मध्य प्रदेश का पहला ठंडा स्थान कहते हैं, और याद रखिएगा मध्य प्रदेश का सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान भी कहते हैं। किसे, अपने पचमढ़ी को। तो इसी नदी के किनारे स्थित है। यानी कल क्वेश्चन आता है कि नर्मदा की प्रमुख या मुख्य सहायक नदी कौन सी है, या सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो दोस्तों याद रखिएगा उसका नाम होगा अपना तवा। क्या नाम होगा, तवा। क्लियर। अगला, नर्मदा की कुल सहायक नदियां, कुल सहायक नदियां। क्लियर दोस्तों, नर्मदा की कुल कितनी सहायक नदियां हैं दोस्तों, याद रखिएगा। तो नर्मदा की कुल 41 सहायक नदियां हैं। कितनी है, 41 सहायक नदियां हैं। कल प्रश्न आता है कि नर्मदा की कुल कितनी सहायक नदियां हैं, 41। कितनी है, 41 है। तो लेंगे दोस्तों इसके स्क्रीनशॉट, क्योंकि हम बात करने वाले हैं नर्मदा के विशेष महत्वपूर्ण तथ्यों पर। तो हम बात करेंगे नर्मदा की 41 सहायक नदियों का बारे में। चलेंगे दोस्तों।
चलो दोस्तों, अब किस पर चर्चा करना है? सहायक सहायक नदियां, यानी नर्मदा की कौन सी सहायक नदियां हैं, उन नदियों का जिक्र करना है। हमने पिछले फैक्ट पर क्लियर किया कि नर्मदा की कुल 41 सहायक नदियां, कितनी हैं? 41 हैं। अब 41 वो सहायक नदियां कौन है? जैसे सेर, हथनी, दूधी, सक्कर, बेलन, तवा, करजान, बरजान, उरी, शंकरी, सोमेश्वरी, हिरण, हालोन, आदि। कितनी है? आदि। यानी नर्मदा की बहुत सारी 41 सहायक नदियां हैं। जैसे मुख्य नदियों का नाम सेर, हथनी, दूधी, सक्कर, बेलन, तवा, करजान, बरजान, पुरी, शंकरी, सोमेश्वरी, हिरण, हालोन, ये सब किसकी सहायक नदियां हैं? आपके अपने नर्मदा नदी की। कुल कितनी सहायक नदियां हैं? तो दोस्तों हम पहले ही बता चुके हैं कि नर्मदा की कुल 41 सहायक नदियां। कितनी सहायक नदियां हैं? 41। कितनी? 41 सहायक नदियां हैं। और इसकी जो मुख्य यानी सबसे बड़ी सहायक नदी है, उस नदी का नाम है तवा। कौन से? क्या नाम है? तवा। और इसके अलावा देखेंगे कि अन्य सहायक नदियों में ये है। अगला एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि मान लीजिए ये अपनी नर्मदा नदी कहाँ से कहाँ की ओर बहती है, यानी यह अपने पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। कहाँ से कहाँ की ओर बहती है? यानी ये अपना मान लीजिए पूरब है। क्या है? ये अपना पूरब है। और ये कहाँ की ओर बह रही है? यानी पूर्व से पश्चिम की ओर बह रही है। कहाँ से? पूर्व से पश्चिम की ओर ये बहते हुए चली आ रही है अपनी कौन? नर्मदा नदी। क्यों? क्योंकि पूर्व और पश्चिम, आपको पता है दोस्तों कि पूर्व से ही बहेगी, क्योंकि अनूपपुर जिला, आप समझ रहे हैं ना दोस्तों, तो अनूपपुर जिला से इसका उद्गम है। और अनूपपुर जिला से अपन देखते हैं कि यह पूरब से बहते हुए मध्य प्रदेश के 16 जिलों को स्पर्श करेगी और फिर महाराष्ट्र में, अब महाराष्ट्र राज्य में बहेगी। और इसके बाद अपन देखेंगे कि महाराष्ट्र से बहते हुए गुजरात की खाड़ी, अरब सागर, गुजरात की जो खाड़ी है अरब सागर, खंबात की खाड़ी है, वह गुजरात में अरब सागर पर है। वहां पर इसका क्या होगा? समापन। तो एक क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन क्या बनता है कि नर्मदा नदी को बाएं की ओर से, यानी बाएं और दाएं से कितनी नदियां स्पर्श करती हैं, यानी बाएं से कितनी नदियां स्पर्श करती हैं और दाएं से कितनी नदियां स्पर्श करती हैं। मान लीजिए ये नर्मदा नदी का दायां है, ये नर्मदा नदी का क्या है? ये वाला भाग है दायां। क्लियर? और ये नर्मदा नदी का भाग है, ये है अपना बायां। क्या है? बायां। तो बाएं से कितनी नदियां टच करती हैं और दाएं से कितनी नदियां टच करती हैं? तो बाएं से 22 नदियां। कितना? बाएं से 22 नदियां। यानी जो नर्मदा नदी है, याद रखिएगा, उसे बाएं से 22 नदियां, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 और 22। कितनी नदियां? 22 नदियां। अब ये 22 नदियां अभी तक ज्यादातर पूछी नहीं जाती कि ये 22 नदियां कौन है। आप गिनती पर याद कर लें कि बाएं तरफ से, यानी नर्मदा नदी पर
जो 41 सहायक नदियां मिलती हैं, वो उनमें से जो 22 नदियां हैं वो मिलती हैं बाईं ओर से, और लगभग 19 नदियां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19। याद रखिएगा, ये 19 नदियां हैं, ये कहाँ से मिलती हैं? ये मिलती हैं दाएं से। और ये जो लगभग 22 नदियां आपके समक्ष रखी हैं, नदियों का नाम अभी हमने क्लियर नहीं किया, क्योंकि दोस्तों न तो एग्जाम में पूछा जाता है और न ही आपके लिए आवश्यक है। सिर्फ इतनी गिनती आवश्यक है कि बाईं ओर से कितनी सहायक नदियां नर्मदा नदी पर मिलती हैं, और दाईं ओर से कितनी सहायक नदियां आपकी नर्मदा नदी पर मिलती हैं। तो बाईं ओर से टोटल 22 नदियां, अगर दाएं की बात करते हैं तो टोटल 19 नदियां। कितनी नदियां? 19 नदियां। यानी बाईं तरफ से 22 और दाईं तरफ से कितनी मिलती हैं? आपकी 19 नदियां। तो क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा कि कितनी नदियां बाएं से और कितनी नदियां दाएं से। देखेंगे दोस्तों, नर्मदा में बाईं ओर से 22 नदियां एवं दाईं ओर से 19 नदियां मिलती हैं। अपन को गिनती, नदियों के नाम नहीं अधिकांशतः पूछे जाते, सिर्फ गिनती कि बाईं ओर से कितनी, तो बाईं ओर से 22 नदियां। कितनी नदियां? 22 नदियां। और दाईं ओर का जिक्र करते हैं तो दोस्तों कितनी नदियां? 19 नदियां नर्मदा नदी से मिलती हैं। अब कई लोगों के दिमाग में चल रहा होगा, सर ये सहायक नदियां क्या होती हैं? तो देखिएगा, जब कोई छोटी नदी किसी बड़ी नदी से मिलती है, याद रखिएगा दोस्तों, जब कोई छोटी नदी किसी बड़ी नदी से मिलती है तो वह छोटी नदी उस बड़ी नदी की सहायक नदी कहलाती है। नहीं समझ में आया? दोबारा सुनिए कि जब कोई छोटी नदी किसी बड़ी नदी से मिलती है तो वह छोटी नदी उस बड़ी नदी की सहायक नदी कहलाती है। कौन सी नदी कहलाती है? सहायक नदी कहलाती है। क्लियर है ना दोस्तों? अगला, नर्मदा पर नहर, यानी नर्मदा नदी पर कौन सी नहर निकाली गई है या कौन सी नहर बनाई गई है? तो दोस्तों याद रखिएगा, नर्मदा नदी पर नर्मदा नहर निकाली गई है। क्लियर दोस्तों, हमने क्या बात की है कि जो नर्मदा नदी, अपनी नर्मदा नदी, तो नर्मदा नदी पर नर्मदा नहर निकाली गई है, अर्थात जो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है नर्मदा नदी, उसी नदी पर उसी नाम की यानी नर्मदा नहर निकाली गई है। अगला, महत्वपूर्ण तथ्य, नर्मदा पार बांध। याद रखिएगा, बांध, डैम कौन कौन से बांध बनाए गए हैं? तो याद रखिएगा, सरदार सरोवर बांध। और कौन सा बांध है? ओमकारेश्वर बांध। कौन सा बांध? ओमकारेश्वर बांध। और कौन सा बांध है? इंदिरा गांधी सागर बांध। याद रखिएगा, ये अगर क्वेश्चन आता है कि नर्मदा नदी पर
कौन कौन से बांध स्थित हैं या कौन कौन से बांध प्रसिद्ध हैं। जैसे पहला नाम आता है अपना सरदार सरोवर बांध। दोस्तों आपको भली भांति ज्ञात होगा कि यह मध्य प्रदेश के साथ साथ हमारे भारत देश का, अब चूंकि देखिएगा अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि क्या ये सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है? बिल्कुल है, लेकिन कहाँ पर? क्या मध्य प्रदेश में है? तो मध्य प्रदेश में नहीं, ये अपना गुजरात में है। नर्मदा नदी पर है लेकिन गुजरात में। तो क्लियर है दोस्तों, हम क्या बात कर रहे थे कि सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है, गुजरात राज्य में है और यह हमारे भारत का सबसे बड़ा बांध है। याद रखिएगा दोस्तों, बड़ा, सबसे बड़ा बांध। यदि क्वेश्चन आता है कि हमारे भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, तो दोस्तों याद रखिएगा सरदार सरोवर बांध है, जो नर्मदा नदी पर है, जो भारत के गुजरात राज्य में है। यह हमारे भारत का सबसे बड़ा बांध है। तो फिर एक नाम आता है कि ये हीराकुंड बांध। तो ये बड़ा नहीं, ये लंबा है, जो महानदी पर उड़ीसा में है। जो महानदी पर उड़ीसा में, उस बांध का नाम है हीराकुंड बांध और वह लंबा बांध है। सरदार सरोवर बड़ा बांध है जो नर्मदा नदी पर है गुजरात में। तो एक नाम और आता है टेहरी बांध। तो यह दोस्तों ऊंचा बांध है, जो आपका भागीरथी नदी पर अपने उत्तराखंड में है। भागीरथी नदी पर टेहरी बांध उत्तराखंड में, यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है। हीराकुंड सबसे लंबा बांध है, सरदार सरोवर सबसे बड़ा बांध है। अब कई लोगों के दिमाग में चल रहा होगा, सर हमने तो भाखड़ा नांगल बांध पढ़ा है, तो वह सबसे बड़ा गुरुती बांध है जो पंजाब में है, सतलज नदी पर है। तो दोस्तों सरदार सरोवर बांध अपनी नर्मदा नदी पर है। ओमकारेश्वर बांध अपने खंडवा में, याद रखिएगा ओमकारेश्वर बांध भी स्थित है और इंदिरा गांधी सागर बांध भी अपनी नर्मदा नदी पर ही स्थित है। किस पर? नर्मदा नदी पर। अगला महत्वपूर्ण तथ्य, नर्मदा के जलप्रपात। बहुत बढ़िया, यानी नर्मदा नदी पर कौन कौन से जलप्रपात अत्यधिक प्रसिद्ध हैं, यानी कौन कौन से जलप्रपात स्थित हैं। तो जैसे पहला आने वाला जिसका नाम होगा धुआंधार। याद रखिएगा दोस्तों, धुआंधार। धुआंधार कहाँ पर है? अपने नर्मदा नदी पर। जैसे नाम सुना होगा आपने भेड़ाघाट, क्या ये भी जबलपुर में है? धुआंधार, भेड़ाघाट, ये कहाँ पर है? दोनों जबलपुर में। जैसे आपने सुना होगा कपिल धारा, क्या नाम सुना होगा? कपिल धारा, ये अनूपपुर में है। जैसे आपने सुना होगा दुग्ध धारा, क्या नाम सुना है? दुग्ध धारा, ये भी अपने अनूपपुर में है। जैसे आपने नाम सुना होगा शंभू धारा, क्या नाम सुना होगा? शंभू धारा, ये भी अपने अनूपपुर में है। जैसे नाम सुना होगा आपने दुर्गा धारा, कौन सा नाम सुना होगा? दुर्गा धारा, यह भी अपने अनूपपुर में है। जैसे नाम सुना होगा आपने सहस्त्र धारा, याद रखिएगा सहस्त्र धारा, यह भी आपके नर्मदा नदी का प्रसिद्ध जलप्रपात के रूप में जाना जाता है। यदि क्वेश्चन आता है कि नर्मदा नदी पर जलप्रपात कौन कौन से स्थित है, तो दोस्तों देख सकते हैं धुआंधार जलप्रपात नर्मदा पार, भेड़ाघाट नर्मदा पार, कपिल धारा, दुग्ध धारा, शंभू धारा, दुर्गा धारा, सहस्त्र धारा और जैसे मंधाता, याद रखिएगा मंधाता, ये सब जलप्रपात किस पर है? ये दोस्तों जलप्रपात अपनी नर्मदा नदी पर। किस पर है? नर्मदा नदी पर। धुआंधार, भेड़ाघाट, कपिल धारा, दुग्ध धारा, शंभू धारा, दुर्गा धारा, सहस्त्र धारा, मंधाता, ये सब के सब जलप्रपात किस नदी पर है? तो दोस्तों ये जलप्रपात अपनी नर्मदा नदी पर। किस नदी पर है? अपनी नर्मदा नदी पर स्थित है। क्लियर? अगला नर्मदा पर्वत श्रेणी से बहती है। बहुत बड़ा प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न, याद रखिएगा। क्वेश्चन समझें कि जो अपनी नर्मदा नदी है ये कौन सी पर्वत श्रेणी से बहती है?
तो याद रखिएगा दोस्तों, यह विंध्य एवं सतपुड़ा, विंध्य एवं सतपुड़ा के मध्य से बहती है। क्लियर दोस्तों, हमने क्या बात की है कि यदि आता है कि जो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है नर्मदा नदी, यह किस पर्वत श्रेणी से होकर बहती है, तो दोस्तों ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी है और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है। इन दोनों पर्वत श्रेणियों के मध्य से होकर गुजरती है, मध्य से होकर गुजरती है। क्लियर दोस्तों, मध्य से होकर, यानी मध्य का मतलब होता है बीच, बीच से होकर गुजरती है आपकी कौन, नर्मदा नदी। क्लियर। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है परियोजना। याद रखिएगा, परियोजना यानी नर्मदा नदी पर परियोजना। तो याद रखिएगा, परियोजना कौन सी है दोस्तों, नर्मदा घाटी, नर्मदा घाटी परियोजना, परियोजना जो जबलपुर के बिजौरा गांव में है। क्लियर दोस्तों, हमने क्या बात की है कि अगर परियोजना का जिक्र करते हैं कि परियोजना, तो याद रखना है दोस्तों नर्मदा घाटी परियोजना, नर्मदा घाटी परियोजना है जो जबलपुर के बिजौरा गांव में। यदि क्वेश्चन आता है कि नर्मदा नदी पर कौन सी परियोजना चलाई जा रही है, तो दोस्तों याद रखना है नर्मदा घाटी परियोजना। और याद रखिएगा, यह परियोजना जबलपुर के बिजौरा गांव में, जबलपुर के किसमें, बिजौरा गांव में चलाई जा रही है, यानी नर्मदा नदी पर, नर्मदा नदी पर कौन, आपकी नर्मदा घाटी परियोजना। कहां पर दोस्तों, नर्मदा घाटी परियोजना। क्लियर। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि जो नर्मदा नदी है, याद रखिएगा हमने बात की कि यह भारत की सबसे पुरानी नदियों में से, याद रखिएगा सबसे पुरानी नदियों में से एक है, अर्थात जो नर्मदा नदी है यह सबसे पुरानी नदियों में से एक है और इस नदी को पवित्र नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो एक क्वेश्चन निकल कर आता है, क्या नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहना उचित होगा कि अनुचित होगा। तो दोस्तों इस पर थोड़ा सा डाउट है, थोड़ा सा कंफ्यूजन है। अगर प्रश्न आता है, याद रखिएगा प्रश्न आता है कि स्वच्छता, स्वच्छता, इससे प्रश्न बन रहा है स्वच्छता, स्वच्छता के आधार पर, आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा, याद रखिएगा स्वच्छता के आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा कहलाती है। तो कौन सी नदी, क्या ऑप्शन बनेगा, तो अपना नर्मदा नदी। प्रश्न समझिएगा दोस्तों, हमने क्या बात की है कि स्वच्छता के आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा कहलाती है, तो ऑप्शन बनेगा अपना नर्मदा। लेकिन प्रश्न आता है कि प्रदूषण के आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा कहलाती है, तो दोस्तों प्रदूषण के आधार पर आंसर चेंज हो जाएगा, अर्थात बदल जाएगा। तो प्रदूषण के आधार पर आंसर बनेगा बेतवा। लेकिन अगर स्वच्छता की बात करते हैं तो स्वच्छता के आधार पर दोस्तों आंसर बनेगा अपना क्या, आंसर बनेगा नर्मदा। तो क्लियर हुआ दोस्तों कि स्वच्छता के आधार पर मध्य प्रदेश की, स्वच्छता के आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा नर्मदा नदी को कहते हैं। वहीं पर प्रदूषण के आधार पर अगर बात करते हैं तो प्रदूषण के आधार पर जो मध्य प्रदेश की गंगा बनेगी वह बनेगी अपनी बेतवा नदी। कौन सी, बेतवा नदी। क्लियर है दोस्तों,
बेतवा नदी। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि नर्मदा नदी से संबंधित दी गई जानकारी कहीं न कहीं आपको बेहतर समझ में आई होगी। अगर बेहतर समझ में आई है तो आप प्लीज़ क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। साथ ही जो भाई चैनल पर नए पहली बार जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन का बटन दबाएंगे ताकि हमारे द्वारा भेजी गई महत्वपूर्ण क्लासें या नोटिफिकेशन उन्हें टाइम टू टाइम प्राप्त हो सके। दोस्तों आपसे अपील रहेगी चलते चलते कि यदि अभी भी नर्मदा नदी पर आपको किसी प्रकार की कमी नज़र आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स पर पहुंचकर कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि दोस्तों ऐसे और कौन से क्वेश्चन हैं जो नर्मदा नदी से बन सकते हैं। एक क्वेश्चन और बन सकता है तो दोस्तों मैं उसको जरूर बता दूं कि नर्मदा पुत्र के नाम से एक क्वेश्चन बनता है कि नर्मदा पुत्र के नाम से, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नर्मदा पुत्र, याद रखिएगा, नर्मदा पुत्र के नाम से जाना जाता है, यानी नर्मदा पुत्र के नाम से जाना जाता है। तो किसे जाना जाता है दोस्तों? अमृतलाल बेगड़ को। किसे जाना जाता है? अमृतलाल बेगड़, यानी अमृतलाल बेगड़ नाम के कोई व्यक्ति हैं और इन्हें नर्मदा का पुत्र कहा जाता है। नर्मदा का पुत्र कहा जाता है। और हाल ही में 2019 में आपके जबलपुर में, याद रखिएगा, नर्मदा महोत्सव मनाया गया था। क्या मनाया गया था? नर्मदा महोत्सव मनाया गया था। तो दोस्तों यहीं पर अपनी गाड़ी को विराम देते हैं। कल पुनः इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अगली क्लास के साथ मिलेंगे। जब तक के लिए दोस्तों जय भारत।